लोग कंफ्यूजन में हैं कि कहाँ जाएं, किस पे बिलीव करें, क्या हम सच में अवेयर हो पा रहे हैं, जो एस्ट्रोलॉजी हमें बता रही है क्या वो हमारे लिए सही है। जितना भी हमारे हिंदुस्तान का, हमारे देश का भट्टा गोल कर रहे हैं वो ये सारे एस्ट्रोलॉजर्स कर रहे हैं। अपने घर के झगड़े का पता नहीं है, ईरान के साथ लड़ाई कब खत्म होगी इसकी प्रिडिक्शन की जा रही है। एक महाशय ने बोला था कि जी इंडिया वर्ल्ड कप नहीं जीतेगी और फटाक से एक कप तोड़ दिया, लेकिन उसी के बाद जब इंडिया वर्ल्ड कप जीत गई तो उन्होंने बोला मेरे पास डाटा नहीं था। आपने कहा कि प्रिडिक्शन कर देते हैं, फिर कहते हैं कि हमारे पास डाटा नहीं था। अभी आपने जैसे कहा कि 2030 तक इंडिया बहुत राइज करेगा, आपकी रिसर्च कैसे सही है? आप अगर देखोगे तो अभी हमें बहुत ज्यादा संघर्ष करना है। अच्छा, हम आज भी टेक्नोलॉजी, एजुकेशन इसके माध्यम में कहीं पीछे हैं। अगले साल भी गर्मी का चरण रहेगा। 2028 में जल प्रवाह की तरफ हमारा देश ज्यादा जाएगा rather than गर्मी। अगर सामने वाला आपसे दो ज्यादा प्रश्न पूछ लेगा तो आप उसके अंदर डर डाल दीजिए, अरे 2027 के अंदर तुम्हारे घर में मृत्यु होगी। हाँ। आप ये बात बोल दीजिए। बेचारा जो आपके पास आया वो ऑलरेडी परेशान है, उसके अंदर आपने एक डर और वहम डाल दिया। लेकिन परमात्मा तो देख रहा है, जाएंगे कहाँ, एक दिन तो आप सबने ऊपर ही जाना है। यूं तो हम इस संस्कृति से हैं जहां पर हम नदियों को अपनी माँ का स्वरूप देते हैं और सबसे ज्यादा पोल्यूशन भी हम ही नदियों के अंदर फैला रहे हैं। तो यहाँ पर ना एक और नया धंधा चल रहा है। यहाँ पर जो एस्ट्रोलॉजर्स डराने का धंधा कर रहे हैं कि इस साल नॉर्थ ईस्ट में अगर आपने फ्लाई किया तो आप तबाह हो जाएंगे। बहुत सारे लोग मंगल दोष के चलते शादियां बहुत डिले हो जाती हैं। 30-30 साल की उम्र हो जाती है कि 28 साल से पहले आप शादी मत कर लेना, मृत्यु तो कष्ट आ जाएगा, आपका हस्बैंड की मृत्यु हो सकती है। ये सारी चीजें देकर डराया जाता है। तो वहां पर आपने अमंगल कार्य बोल दिया। लेकिन जिस घर में विवाह की जब बात होती है तो क्या बोला जाता है सबसे पहले कि आपके घर में जल्द ही एक मंगल कार्य होगा। लेकिन मंगल दोष के नाम पे डरा, अगर मंगल, शनि, राहु और केतु से ना डराया जाए मेरे दोस्त, तो इनकी जेबें कैसे भरेंगी, इनके बैंक बैलेंस कैसे भरेंगे। हाथ पकड़ के इंसान की एनर्जी समझाती थी हैं। ऐसी एक माशा टीवी में भी आई थी एक एक्टर के साथ। जब हम कुंडली मिलान करते हैं, लड़के वाले भी लड़की वाली दोनों पूरी शिद्दत से लग जाते हैं कि अच्छे ज्योतिष के पास जाते हैं, कुंडली मिलान करवाते हैं, लेकिन हम देखते हैं सब कुछ बेहतर होता है, गुण भी मिल जाते हैं, फिर भी डाइवोर्स हो जाते हैं, शादियां टूट जाती हैं। तो ग्रह इंडिकेशन देते हैं कि आपके साथ एक्सीडेंट हो सकता है या आपकी मृत्यु एक्सीडेंट से होगी। बिल्कुल, वो एस्ट्रोलॉजर ही क्या, वो साइंस ही क्या जो आपको सेव ना कर सके। नमस्कार, कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आपका द पॉडकास्ट रूम के इस धमाकेदार एपिसोड में और आपके साथ मैं हूं आमिर। आज की इस पॉडकास्ट में बात तो होने वाली है एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी और वास्तु को लेकर। बहुत सारे पॉडकास्टों में आप प्रेडिक्शन तो देखते हैं, तरह तरह की प्रेडिक्शन कर रहे हैं, लोग बता रहे हैं क्या होने वाला है, क्या होगा, क्या घटनाएं घट रही हैं। क्या एक्चुअल में प्रेडिक्शन पे बात हो पा रही है जो प्रेडिक्शन लोगों को चाहिए? इस पॉडकास्ट में हम आपको वो प्रेडिक्शन देने वाले हैं, वो जानकारियां देने वाले हैं एस्ट्रोलॉजी से जुड़ी हुई, न्यूमरोलॉजी से जुड़ी हुई और वास्तु से, जो हमारी डेली लाइफ के अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। क्योंकि हमारे जो गेस्ट हैं वो न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, एस्ट्रोलॉजर हैं, वास्तु एक्सपर्ट हैं, जिनको हर कोई जानता है। हम बात कर रहे हैं अभय खन्ना सर की। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस पॉडकास्ट में। नमस्कार सर। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया आमिर जी, आप सुनाएं। थैंक यू फॉर कॉलिंग मी। एकदम शानदार, और बहुत इंतजार था सर लोगों को कि आप आइए पॉडकास्ट में, और आपकी जो नॉलेज है हमारे व्यूअर्स को चाहिए थी, क्योंकि तरह तरह की प्रेडिक्शन तो हम अपने पॉडकास्ट के जरिए लोगों तक पहुंचाए रहे हैं, लेकिन जो आपकी नॉलेज है, जो आपका ज्ञान है, वो भी लोगों तक पहुंचना चाहिए हमारे पॉडकास्ट के माध्यम से। बिल्कुल आमिर जी, मेरी हमेशा यही कोशिश रहती है कि मैं लोगों को जितना ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर कर सकूं, एजुकेट कर सकूं, उनको एक राइट मार्ग दिखा सकूं। मैं अपनी तरफ से हमेशा ही पूरी कोशिश करता हूं। बिल्कुल, क्योंकि सर जिस तरह से आज की जो मार्केट ट्रेंड करती है, नई नई चीज़ें आ चुकी हैं, लोग कंफ्यूजन में हैं कि कहाँ जाएं, किस पे बिलीव करें, क्या हम सच में अवेयर हो पा रहे हैं, जो एस्ट्रोलॉजी हमें बता रही है क्या वो हमारे लिए सही है, या जो न्यूमरोलॉजी लोग बता रहे हैं क्या सच में उस पर बिलीव करना है। ये सारी कन्फ्यूज़न है लोगों के अंदर, वो आज हमें दूर करनी है। तो मेरा पहला सवाल आपसे यही है, हमने बहुत प्रेडिक्शन देखी देश की, दुनिया के लोग कर रहे हैं कि वार अब ख़त्म हो जाएगा, थर्ड वर्ल्ड वार फिर शुरू होगा, ये वार रुकेगा नहीं। इंडिया पाकिस्तान की भी बात होती है, लेकिन कोई प्रॉपर इंडिया की बात नहीं करता। आपको क्या लगता है, इंडिया का जो नंबर है, या मैं इंडिया की कुंडली की बात कर लूँ, कैसा आप इसको देख रहे हैं? आमिर जी, आपने बहुत अच्छी बात बोली है। जितना भी हमारे हिंदुस्तान का, हमारे देश का भट्टा गोल कर रहे हैं वो ये सारे एस्ट्रोलॉजर्स कर रहे हैं। यहां पर अपने घर के झगड़े का पता नहीं है, ईरान के साथ लड़ाई कब खत्म होगी इसकी प्रिडिक्शन की जा रही है। स्वयं के अगले पल का नहीं पता है तो ट्रंप के जीवन में क्या बदलाव होने वाला है, इसके बारे में बात की जा रही है। मैं यहां पर आपको ये बताना चाहूंगा, एस्ट्रोलॉजी गलत नहीं है।
लेकिन यहाँ पर जो एस्ट्रोलॉजी का व्यू पॉइंट मिलता चला जा रहा है, कुछ ऐसी प्रिडिक्शन करनी है जिससे कि आप लाइमलाइट के अंदर आए हैं, हाँ। आप लोगों का आकर्षण खींचे। अब वो सही निकली तो बहुत बढ़िया, नहीं सही निकली तो बोल देंगे डाटा हमारे पास पूरा नहीं था। एक महाशय ने बोला था कि जी इंडिया वर्ल्ड कप नहीं जीतेगी, और फटाक से एक कप तोड़ दिया। लेकिन उसी के बाद जब इंडिया वर्ल्ड कप जीत गई तो उन्होंने बोला मेरे पास डाटा नहीं था। अब जब आपके पास डाटा नहीं था तो फिर आपने ऐसी प्रिडिक्शन करी क्यों? ये एक बहुत सेंसिटिव मैटर है। ज्योतिष को जैसे जब हम पढ़ते थे, अगर हम मैं आपसे 10 से या 15 साल पुरानी बात करूं सर, तो उस टाइम पे ज्योतिष का मतलब होता था लोगों की मदद करना। क्योंकि पहले अध्याय की जैसे आपने बात करी तो उसमें ये भी जिक्र है ना कि ज्योतिष लोगों की मदद करेगा, लोगों को सही मार्गदर्शन दिखाएगा। लेकिन आज के समय में मार्गदर्शन कोई नहीं दिखा रहा, सब या तो एक बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से इस चीज को करते आ रहे हैं, प्रिडिक्शन होती है तो भी वो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू होता है, लोगों को सिर्फ गलत डायरेक्शन दी जा रही है। आप अगर देखोगे तो अभी हमें बहुत ज्यादा संघर्ष करना है। अच्छा। हम आज भी टेक्नोलॉजी, एजुकेशन, इसके माध्यम में कहीं पीछे हैं। अगर आप मेरे से पूछते हैं कि मुंडेन एस्ट्रोलॉजी क्या प्रिडिक्ट कर सकती है, क्या ज्योतिष से यह बताया जा सकता है, तो बिल्कुल बताया जा सकता है। आज से लगभग 1.25 साल पहले मैंने आप लोगों के माध्यम से यह बात बताई थी कि पाकिस्तान को जितना इंडियन बॉर्डर से खतरा है उससे कहीं गुना ज्यादा उन्हें अफगानिस्तान बॉर्डर से खतरा है, और आप ऐसा देख रहे हैं। आज भी मैं एक बात पे कायम हूं जो मैंने उस समय बोली थी कि अक्टूबर के बाद, अक्टूबर तक उनकी दशा अच्छी चल रही है, अक्टूबर के बाद पाकिस्तान खंडन की तरफ आगे बढ़ेगा। धीरे धीरे का प्रोसेस है, ऐसा नहीं है कि नवंबर में कोई जिन आएगा और एकदम से पाकिस्तान के खंडन कर देगा। धीरे 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 स्टेट बाय स्टेट उसके खंडन होगा ही होगा। क्यों? क्योंकि वहां का रेलेवेंट डाटा हमारे पास है, हमने उसको पूरा सा रिसर्च किया, एनालिसिस किया। अब जब आप बात करते हैं ईरान की, यूएस की, तो उसके उतने रेलेवेंट डाटाज नहीं अवेलेबल है। तो इतनी सटीक बात बोल देना, मुझे लगता है कि ये पूरे मुंडेन एस्ट्रोलॉजी के ऊपर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह बना देता है। तो यहां पर यह प्रेडिक्ट करने से पहले शायद आपको एक वो रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो पदवी जो आपको दुनिया ने दी है, उसको आपको समझना बहुत जरूरी है। रही बात आपने इंडिया की करी है, तो इस समय में जो ग्रह दशा चल रही है इंडिया के ऊपर, आज से 150 साल पहले भी कुछ ऐसी ही स्थिति बनी थी। और इस समय पे गर्मियों का मौसम है, तो हीट वेव इतनी एक्सट्रीम लेवल पे होगी, तो आप कहीं मृत्यु होती देखेंगे, कई लोग मरेंगे इस हीट वेव के चक्कर के अंदर। अच्छा। और अगर आप ये कहते हैं कि हम ग्लोबल वार्मिंग की तरफ जा रहे हैं, तो वो इसके अंदर एड ऑन करेगा जी। अगले साल भी गर्मी का चरण रहेगा। 2028 में जल प्रवाह की तरफ हमारा देश ज्यादा जाएगा रादर देन गर्मी। तो यहां पर आप उस बातों को देख सकते हैं, प्रिडिक्ट कर सकते हैं, एक अच्छे वे में, सटीक तरीके में बता सकते हैं। प्रिडिक्शन तो ये भी होती है ना कि सर जैसे आपने हीट वेव का जिक्र कर दिया, 2026 जब शुरू हुआ था, 2025 में हम थे, लोगों ने कहा मंगल का साल है इसलिए बहुत ज़्यादा आगजनी हो रही है, हमने प्लेन क्रैश के हादसे भी बहुत सारे देखे। 2026 में भी ऐसे हमने हादसे देखने शुरू हुए, मृत्यु भी हुई लोगों की। अजीत पवार का जब प्लेन क्रैश हुआ तो बहुत सारी प्रिडिक्शन ये आई कि हमने पहले कहा था कि ये होगा। ये सटीक भविष्यवाणी कैसे हो सकती हैं जब हादसा अगर पहले से प्रिपेयर, आप कह सकते हैं कि एज अ एस्ट्रोलॉजर कि ये होने वाला है, तो उस चीज को कंट्रोल क्यों नहीं कर सकते? अमीर, मैं भी एग्जैक्टली यही बात बोलना चाहता हूं कि इतने लोग तंत्र एस्ट्रोलॉजी कर रहे हैं, तंत्र मंत्र से सामने वाले को काबू में कर देंगे, जैसा चाहोगे वैसा अपने लिए प्यार, व्यापार और सारी चीजें कंट्रोल करोगे। एक महाशय तो कहते हैं कि मेरे जितने भी क्लाइंट्स हैं, बहुत एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं अपनी, मेरे जितने भी क्लाइंट्स हैं वो सारे के सारे करोड़पति हैं। तो भाई साहब आप ही बन जाइए, आप क्यों आ रहे हैं मार्केट के अंदर ये सब प्रोस्पेक्ट करने? तो जो लोग ये डर की राजनीति कर रहे हैं, देखिए अगर आपको ज्योतिष के अंदर सक्सेसफुल होना है प्रोफेशनली, तो आपको डर डालना है। अमीर आदमी जो कि बड़ा सक्सेसफुल है, उसके मन में भी डर है कि मेरी पदवी ना खो जाए, और जो बेचारा गरीब है उसको इच्छा है कि, लालच है कि मैं आगे बढ़ूं। तो या तो आप लालच डाल दीजिए या आप डर दे दीजिए। ये दोनों की दोनों चीजें फैलती चली जा रही हैं। आप 4 बातें बोल दीजिए, प्लेन क्रैश होगा, कहां होगा, किस क्षेत्र में होगा। मैं आज आपके चैनल के माध्यम से बोल सकता हूं कि इस साल आप एक्सट्रीम हीट वेव देखेंगे जो आपने 125 साल में नहीं देखी होगी। चलिए आप जितना भी उपाय जानते हो, जितना भी तंत्र जानते हो, रोक के दिखा दीजिए, मैं मान जाऊंगा। पॉसिबल ही नहीं है। कहीं ऐसे भी एस्ट्रोलॉजर जो कहते हैं कि जी हम तंत्र के माध्यम से, हम तंत्र एस्ट्रोलॉजर, हम किसी भी वे से सामने वाले को कंट्रोल कर सकते हैं। तो कर दीजिए ना पाकिस्तान के मुनीर को, कर दीजिए ना चाइना के प्रेसिडेंट को, कर दीजिए ना ट्रंप को। वहां पर आप फेल हो जाते हैं। कारण क्या है कि ये ना बड़ा आसान है बोलना कि हम एक तंत्र एस्ट्रोलॉजर है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर आपको कैलकुलेशन नहीं देनी है, क्योंकि आपको आती नहीं है। अब जब आपको कैलकुलेशन नहीं आती है तो आप बोल दीजिए मैं इंट्यूटिव बेस्ड,
या मैं तंत्र के माध्यम से आपके सारी चीजें बता देता हूं। हाँ। अगर सामने वाला आपसे 2 ज्यादा प्रश्न पूछ लेगा तो आप उसके अंदर डर डाल दीजिए। जी। अरे 2027 के अंदर तुम्हारे घर में मृत्यु होगी। हाँ। आप ये बात बोल दीजिए। बेचारा जो आपके पास आया वो ऑलरेडी परेशान है, वो उसके और अंदर डर आपने एक जाएगा। डर और वहम डाल दिया। अब वो क्या करेगा? सरेंडर करेगा। लेकिन परमात्मा तो देख रहा है, जाएंगे कहां? एक दिन तो आप सबने ऊपर ही जाना है। तो मैक्सिमम हम ये देखते हैं, लोगों को डराया जा रहा है, डरा के बिजनेस हो रहा है एस्ट्रोलॉजी के नाम पर। तभी तो उनके चीजें बिकेंगी। हाँ। अरे मैं मतलब आपको क्या बताऊं, अभी मैं आपके पास आ रहा था हाँ। तो बीच में यमुना नदी पड़ती है। जी। वहां पर मैं देख रहा हूं कि सूखे नारियल के जो बाल होते हैं हाँ। वो, और साथ में कुछ सूखे पत्ते और सूखे फूल यमुना के अंदर आजकल ना वो गवर्नमेंट ने वो बना दिया ताकि आप उसमें डाल ना सके, जल प्रवाह ना कर हाँ। सके। तो वो एंटा लगा के ऊपर से फेंक रहे हैं, हाँ। पन्नी के अंदर बंद करके। जी। और इनको उससे लग रहा है कि हम उपाय कर रहे हैं। हाँ। एक तो सबसे पहले 2 लोग इसमें पाप के भागीदारी हैं, जिन्होंने ये उपाय बताया और जो ये कर रहे हैं, दोनों के दोनों पाप के भागीदारी हैं। यूं तो हम इस संस्कृति से हैं जहां पर हम नदियों को अपनी मां का स्वरूप देते हैं, और सबसे ज्यादा पोल्यूशन भी हम ही नदियों के अंदर फैला रहे हैं। हाँ। इससे जो आपका चंद्रमा खराब होगा, इससे जो आप नेचर को नुकसान दे रहे हैं। देखिए आमिर, 2 चीजों का ना हमारे यहाँ पर बिल्कुल भी कदर नहीं किया जाता। एक नेचर और एक शरीर, क्योंकि दोनों के दोनों मुफ्त में मिले हैं ना आपको। आपने इसके लिए मेहनत नहीं की है। शरीर कुदरत की देन है और नेचर आपको मिल गई, इसलिए आप उसका खंडन कर रहे हैं, उसके तरफ आपका ध्यान नहीं है। तो ये जो आप रेमेडी के नाम पे कर रहे हैं, वाटर पोल्यूशन जो आप फैला रहे हैं, इससे आपको क्या लगता है आप अपने कर्म ठीक कर रहे हैं? ये आपको रिवर्ट बैक नहीं मारेगा, ये आपके चंद्रमा को खराब नहीं करेगा, तो ये आपको एक रिवर्स इफेक्ट देगा। ये रेमेडियल पार्ट नहीं है जी। तो अगर आप अपने जीवन को सही दिशा में लेके जाना चाहते हैं तो एजुकेशन इज ओनली द मीडियम। अब यहां पर मेरा एजुकेशन का मतलब ये नहीं कि आप किताबें रट रहे हैं। एजुकेशन मीन्स अपने आप को सक्षम बनाना, अपने आप को वाइज बनाना, ये आपको सीखना ही पड़ेगा। एस्ट्रोलॉजी इज अ गाइड, अ टूल। आपको उसको एज अ सप्लीमेंट यूज करना है। आपकी किस्मत क्या है? बीज जी। आपके कर्म क्या है? आप उस बीज को किस मिट्टी में डालते हैं, कैसे उसका ध्यान रखते हैं, कितना पानी डालते हैं ताकि वो एक विशाल पेड़ बन सके। और एस्ट्रोलॉजर क्या है? वो बीज को किस मिट्टी में डालना है। वो बीज क्या अनार का है तो उसके लिए ये मिट्टी चाहिए, आम का है तो उसके लिए ये मिट्टी चाहिए। एस्ट्रोलॉजर आपको एक दिशा देता है, आपको ये बताता है कि आपको जॉब सूट करेगी या आपको एग्जैक्टली बिजनेस सूट करेगा। कर्म आप ही को करना है। रातों रात अमीर बन जाओगे, मैं एक ऐसा उपाय दे सकता हूं, मेरे पास मत आओ, मैं आपको क्यों दूंगा ये उपाय, मैं खुद क्यों ना करूं। चुटकी बजाते करोड़पति बन जाओ, ये कर लोगे तो करोड़पति, पैसा आएगा छप्पड़ फाड़ कर। आमिर, आज की डेट में ना कभी कभी मुझे लगता है कि ये बोलना कि आई एम एन एस्ट्रोलॉजर, ये एक इंसल्टिंग नाम होता चला जा रहा है, क्योंकि ऐसे ऐसे एडवर्टीजमेंट बाजार में आते चले जा रहे हैं कि आप न्यूमरोलॉजी का वेबिनार यूज करो, करोड़ों का अपना बिजनेस करो। आप सिखाने के समय में ही इसको करोड़ों का बिजनेस बता रहे हो। अभी आप ही ने एक बात बोली कि ज्योतिष, एस्ट्रोलॉजी या ऑकल्ट साइंस ये मदद करने के लिए है लोगों की। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि फीस चार्ज ना करें, मैं भी करता हूं फीस चार्ज, लेकिन एटलीस्ट एक डॉक्टर के जैसे अगर आप अपनी फीस ले रहे हैं तो आप उसका पूरा योगदान दें, आप उसको एक अच्छी गाइडेंस दें, और 3 महीने के अंदर आप एस्ट्रोलॉजर तैयार कर देंगे। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रश्न है। बहुत चैलेंज है, मैं देखता हूँ इस चीज़ को लेकर। ये बहुत अच्छी चीज़ आपने एकदम बोल दी। 2-2 महीने में कह रहे हैं कि आप एस्ट्रोलॉजर बन जाओगे, आप वास्तु सीख लो, आप 3 दिन की क्लास लोगे तो आप एक्सपर्ट बन जाओगे। सबसे इसमें शर्मनाक बात यही है आमिर कि करना कुछ नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आपको अपने ऊपर कुछ ऐसे एक्शंस लेके आने हैं जिससे आप अपने आप को दिखा रहे कि हम बहुत धर्म कर्म से जुड़े हुए हैं। 2-3 चीजें करनी है। 1-2 महीने का कोई भी फटाफट से कोर्स कर लीजिए, आपको बेसिक चीजें आ जाएंगी करनी। उसके बाद आप जितने भी धर्म स्थानों में जाते हैं, नहीं जाते थे तो जाना स्टार्ट कर दीजिए, उसकी रील्स वायरल कीजिए। अगर आप कुछ दान दक्षिणा, कोई लंगर लगा रहे हैं तो उसके अंदर भी अपने आप को कीजिए। आप बहुत अच्छे से अपने आप को सौंदर्य से तैयार कर लीजिए, हाथ में कुछ मालाएं पहन लीजिए, कुछ रुद्राक्ष पहन लीजिए। ऐसे करने से आप एक बहुत अच्छे ज्योतिष हो जाएंगे। क्या आप ज्योतिष बन रहे हैं या आप एक यूट्यूबर बन रहे हैं? अगर आप बोलने में अच्छे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर हैं, लेकिन लोग इससे मूर्ख बन रहे हैं। तो इसलिए मैं कहता हूं, ये जो आप बोलते हो ना देश दुनिया की खुल के प्रिडिक्शंस हो रही हैं, ये लड़ाई वो लड़ाई, तो ये क्या है? ये सीधा सीधा है बेवकूफ बनाओ @gmail.com। ज्योतिष आज के डेट में कलाकार बन चुका है ना सर। सारा का सारा जो लक्ष्य है ना वो शिफ्ट हो चुका है। डर लालच इससे बाहर उभरने नहीं दे रहे हैं। Exactly. मैं आपको आपने ज्योतिष की बात करी है तो मेरे जहन में एक चीज याद आ गई। आमिर, आज से लगभग 20 साल पहले की बात होगी, 20-25 साल पहले की बात होगी, 2002 की। तो मैंने नई नई अपनी फैक्ट्री ज्वाइन की थी उस समय में, अच्छी चलती थी।
बट जैसे एक यूथ के फॉर्म में जब आप ज्वाइन करते हो तो आपके मन में और बड़े लक्ष्य होते हैं। हाँ। तो जी मेरे मन में और लक्ष्य था। तो जैसे फैक्ट्री के अंदर वर्कर्स होते हैं तो आपकी एक दोस्ती हो जाती है। तो मेरी एक एम्प्लॉय के साथ, वो मास्टर था, कटिंग करता था हमारे वहाँ जीन्स की, कपड़े की, तो उनसे मेरी बड़ी अच्छी दोस्ती हो गई, मित्रता हो गई। तो मैंने उनको बोला यार मज़ा नहीं आ रहा कुछ काम में, जिस हिसाब से सोच के आया था उस हिसाब से नहीं है, जैसा मैं आया था काम जैसा था ये तो उसी हिसाब से चल रहा है, मज़ा नहीं आ रहा है। बोला आप चलो मैं आपको अपने गुरुजी के पास लेके चलता हूँ। अच्छा। मेरे जो गुरुजी हैं वो आपको इसका जरूर मार्गदर्शन देंगे जी। तो हुआ यूं कि मैं किसी रीजन की वजह से व्यस्त रहने के चक्कर में नहीं जा पाया। तो उनके गुरुजी और उनकी फैमिली को कुछ कपड़े चाहिए थे तो वही फैक्ट्री में आ गए हमारी। अच्छा। तो हमारी फैक्ट्री में आए, हमारी राम सलाम हुई, उनको इज्जत दी, उनको जितना हमारे पास अवेलेबल था, बाकी मार्केट से जो था उनको दिलवा दिया। तो जी अब मेरी तेजस्वी जाग गई। वो जिस तरीके से मुझे देख के गए, जिस तरीके से उन्होंने अपनी आंखों से बिना कुछ बोले बहुत कुछ कह दिया, उसने मेरी एक आकर्षण को खींचा। मैं था भी यंग और हमें यही सिखाया जाता है ना कि आप इज्जत करो, ऐसा था। तो मैंने जब अपने एम्प्लॉय से बात करी, मैंने बोला यार उनकी आंखों में एक अलग सी कशिश थी। बोले इनको तो सवारी आती है और ये अलग लेवल की है, आप चलिए। तो अमीर क्या हुआ, मैं ज़्यादा वेट नहीं कर पाया और मैं उसी रात को उसके पास चला गया। अच्छा। 7:30 बजे की करीब की बात रही होगी, मैं उसके पास गया। अब यहाँ थोड़ा सा एक गलत काम हो गया जो मेरे ख्याल से मेरे विश्वास के ऊपर एक प्रश्न चिन्ह लग गया। जाते ही वहाँ पर, जैसा कि हमेशा बोला जाता था कि वीरवार को गुरुजी पे सवारी आती है, गुरुजी पे सवारी आई। अब गुरुजी ने पहला नाम ही मेरा ले लिया। अच्छा। कि भीड़ के अंदर जो जैसे मेरा नाम है अभय खन्ना, जो खन्ना आए हैं, टैंक रोड में मेरा काम था, तो जो खन्ना आए हैं टैंक रोड से वो मेरे पास सामने आ जाए। तो अब यहाँ मेरे सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा कि परमात्मा एक ऐसी ऊर्जा है जिनके 1% के लक्षण को भी हम संभाल नहीं सकते हैं, तो आपके अंदर उनकी सवारी आ गई। आपके शरीर में उतनी शक्ति है कि आप परमात्मा की सवारी संभालने के लिए तैयार हैं। और उसके बाद फिर उन्होंने मेरे को जो भी बात बोली, मैंने इज्जत से वहां पर आया और मैं लेकिन ज़्यादा विश्वास कर नहीं पाया उस बात पे, क्योंकि मुझे लगा ये पहले प्रोस्पेक्ट में ही उन्होंने पकड़ लिया। और उन्होंने फिर वही बात बोली कि वहाँ का बंधन योग है, इसने ये किया, उसने वो किया है, ऐसे आपके ऊपर नज़र लग रखी है, तो आप ऐसे ऐसे मेरे पास इतने वीरवार आइए तो मैं आपकी नज़र उतार दूंगा। तो यहाँ पर कहने का तात्पर्य है कि ये चीज़ें ना बहुत आसान होती जा रही हैं। यूँ तो हम सब पढ़ाई की तरफ जाते चले जा रहे हैं, जगह जगह में एजुकेशन को प्रमोट किया जा रहा है, लेकिन उतनी ही स्पीड से हमारा जो यूथ है, हमारे जो यंगस्टर्स हैं, वो अंधविश्वास की तरफ भी बढ़ रहे हैं। बहुत सारे यूथ में ऐसे भी देख रहा हूँ सर आज की डेट में, जो ये कहते हैं हमारे पास हनुमान जी आ रहे हैं, काली माता हमारे ऊपर आ रहे हैं, बाल बखेर के कोई कर रहा है, कोई हनुमान जी की तरह एक्टिंग कर रहा है, उनकी तरह खा रहा है कि हनुमान जी का आशीर्वाद है, उनकी कृपा है, वो हमें मैसेज दे रहे हैं और हम लोगों के भला कर रहे हैं। हमारे शरीर में इतने, जैसा आपने शक्ति हो ही नहीं सकती जो हम एक ईश्वर को, एक शक्ति को झेल पाएं। मेरा तो यही कहना है आमिर कि हनुमान जी की बातें करते हैं और ईगो इतनी बड़ी लेके चलते हैं, थोड़ा सा भी कुछ बोल दोगे तो लड़ाई करने को होंगे। हम्बलनेस का प्रतीक है भगवान बजरंग बली। आप पे बजरंग बली आ रहे हैं तो आप चीजें रोक के दिखाओ ना। आपके अंदर वो शक्ति, वो ऊर्जा, वो उनके 1% ऊर्जा भी संभालने की आपके शरीर में शक्ति नहीं है। बात कर रहे हैं। और उसके बाद आप उनकी हम्बलनेस को तो एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। बजरंग बली ने इतने सारे काज सवारे और फिर भी बोला कि सारा का सारा श्रेय मेरे प्रभु श्री राम को जाता है। आप मुझे एक भी ऐसा यूथ गिना दीजिए या एक भी ऐसा इंसान जो ऐसा बोलता हो कि मेरे ऊपर सवारी आ रही है और वो किसी और को इस पे श्रेय दे रहा हो। वो मैं, उसके अंदर मैं जरूर आएगा। जहां मैं आ जाता है वहां इंसानी लालच, मटीरियलिज्म की बहुत ज्यादा बढ़ जाता है सर, वहां पे हो ही जाती है सर। तो इसको आप कैसे देखते हैं? ये सिर्फ बिजनेस है या ये ढोंग बना दिया लोगों ने, या इसे पाखंड कहेंगे, क्या कहेंगे आप? नहीं आमिर, बिल्कुल ऐसा नहीं है। मुंडेन एस्ट्रोलॉजी कैन बी वेरी एक्यूरेट। सर जो लोग दावा कर रहे हैं वो परमात्मा तो नहीं बन सकते ना, वो ईश्वर तो नहीं है ना कि साक्षात ईश्वर का वो मैसेज हमें दे रहे हैं या हमारे लिए वो कार्य कर रहे हैं, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। वो सिर्फ एक बिजनेस ही तो चल रहा है उनका, डरा कर, ढोंग कर। देखिए आमिर, हुआ क्या, जब ये कोविड का समय आया ना, इस समय में लोग बहुत फ्री थे, तो कोई अन्य अपने काम कर रहे थे, कोई कहीं व्यस्त था, कोई कहीं व्यस्त था, लेकिन उस समय में सबकी जॉब्स जा रही थी। अब जब उनकी जॉब्स जा रही थी तो उनको सबसे आसान काम लगा, क्योंकि एक इसमें ना कोई एज चाहिए ना कोई जेंडर चाहिए, बच्चा है, लड़का है, लड़की है, औरत है, हाउसवाइफ है, कोई भी इस फील्ड के अंदर आ सकता है। तो वहां उन्होंने क्या किया, थोड़ी बहुत रील्स देखी, थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन गैदर करी। और जैसे कि मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। मान लेते हैं कि मैं ये कहता हूं कि सूर्य जिस भाव में होते हैं उस भाव के अंदर आपकी ईगो, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट बड़ी जल्दी हर्ट हो जाती है। मान लेते हैं
किसी का सूर्य दूसरे भाव में है, ऐसा जातक जो होता है वो बड़ी लॉयल्टी से, ड्यूटी से, ऑनेस्टी से अपना पैसा कमाता है, बहुत एम्बिशियस होता है। अगर आप उसकी लॉयल्टी के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाएंगे, उसके पैसे कमाने के तरीके के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाएंगे, तो उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट को बहुत ठेस पहुंचेगी और उसकी ईगो हर्ट हो जाएगी। ऐसा ही अगर सूर्य अष्टम भाव के अंदर आपका प्लेस्ड है, तो ऐसे में जातक जो होता है वो सारी चीजों को बहुत रिसर्च करके आता है। अगर आप उसकी रिसर्च के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं तो वो आपके साथ आर्ग्यूमेंटेटिव हो जाएगा, आपकी उसके साथ एक लॉजिकल बहस छिड़ जाएगी और वो इतना ऑब्सेस्ड होकर रिसर्च करता रहेगा जाने के बाद भी, जब तक वो आपके प्रश्नों का लॉजिकल आंसर ना दे दे। उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट हर्ट कर दी आपने, उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट पे ठेस पहुंचा दी आपने ये बोल के कि तेरे पास रिसर्च अधूरी है। अब आमिर, ऐसी वीडियोस जो भी एस्ट्रोलॉजर्स जो रिसर्च करते हैं, जो पढ़ाते हैं, मैं कई सालों से इस पे रिसर्च कर रहा हूं, उन्होंने ऐसी वीडियोस बनाई। ठीक है। अब आपने या आपके जैसे कई अन्य यूथ जिनके पास कोई काम नहीं था, उनको लगा कि अरे यार ये अच्छी चीज है, इसको उन्होंने सुना और इन्होंने उसको अपने कई रिश्तेदारों के चार्ट्स पे लगाया, अपने घर वालों पे लगाया और ये सटीक बैठा, तो उन्होंने इसको थंब रूल मान लिया। अरे यही तो प्रिडिक्शन करनी है, सूर्य अगर दूसरे भाव में होता है तो ऐसा बोल दो। और उसके बाद वो धीरे धीरे जल्दी से एक आध महीने का कोई क्रैश कोर्स किया और वो एक एस्ट्रोलॉजर बन गए। यहां पर वो महाशय ये भूल गए कि जब ABCD सिखाई जाती है तो ऐसा सिखाया जाता है कि के की साउंड क होती है, लेकिन बाद में आप नाइफ बोलते हो उसमें भी के आता है। लेकिन उसमें तो आप क की साउंड नहीं बोल रहे हो, वहां तक तो आप पहुंचे ही नहीं ना। तो अब यहां पर गणना क्या हो गई कि जो लोग राशि के ऊपर प्रिडिक्शन कर रहे हैं, जो वरिष्ठ अच्छे नॉलेजेबल एस्ट्रोलॉजर है, वो कह रहे हैं अरे ये गलत है, ये क्यों कर रहे हैं। गलत नहीं है, वो एक ब्रॉडर एंड बता रहे हैं। और जो लोग अज्ञाता थे, जिनके पास कोई बेस नहीं है, जिन्होंने आगे कोई गुरु नहीं रखा, जिन्होंने आगे कोई पढ़ाई नहीं करी है, वो इसी के बेसिस पे एस्ट्रोलॉजी को करते चले जा रहे हैं। और तो और हाथ पकड़ के इंसान की एनर्जी समझाती थी हैं। ऐसी एक माशा टीवी में भी आई थी एक एक्टर के साथ। अच्छा। वो कहती है हम हाथ पकड़ के एनर्जी बता देते हैं सामने वाले की कैसी है, उसी के बेसिस पे हम रिश्ते जुड़वाते हैं। खुद के उनके 2 डिवोर्स हो रखे हैं। तो यहां पर कहने का तात्पर्य है कि अगर आप अपने एस्ट्रोलॉजर का चुनाव कर रहे हैं, अगेन मैं ये बात बोलना चाहूंगा, एस्ट्रोलॉजी इज अ ब्यूटीफुल साइंस। एजेस से इस पे रिसर्च की जा रही है, एजेस से इस पे रिसर्च हो रही है, लेकिन अब पिछले कुछ सालों से इस पे रिसर्च छोड़ के इसको इस्तेमाल किया जा रहा है पैसे कमाने के लिए। आप सही एस्ट्रोलॉजर का अगर चुनाव करना चाहते हैं तो आप सबसे पहले देखिए उसकी निजी जीवन कैसा है, उसके अंदर उसका खुद की लाइफ कैसी है, उसका पास्ट प्रेजेंट कैसा है। आजकल तो सब कुछ बहुत इजीली अवेलेबल है, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ सकता है। और उसके बाद क्या उसकी बातों में, उसके हाव भाव में आपको कैसा एस्ट्रोलॉजर चाहिए, जो पीले रंग के या फिर ऑरेंज कलर के कपड़े पहन के आए, मालाएं पहने तो आप मानेंगे वो एस्ट्रोलॉजर है। अगर एक धर्म गुरु अच्छा कोट पैंट या शर्ट पहन के आएगा तो आप क्या उसे सुनेंगे नहीं। तो यहां पर आपको उसके ज्ञान को चेक करना है, उसके ज्ञान का एनालिसिस करना है, ना कि उसकी वेशभूषा पे जाना है। तो यहां पर जो आपने बोला क्या एस्ट्रोलॉजी सटीक हो सकती है, एस्ट्रोलॉजी इतना तक भी बता सकती है कि इस समय में आपकी जेब में कितने पैसे हैं, किस समय में आपकी लाइफ में क्या परिवर्तन होगा, चाहे वो देश हो, दुनिया हो या इंसान हो। लेकिन इसके लिए जो आपको एनालिसिस करना है, आपको एग्जैक्ट कुंडली देखनी है, या आपके पास अगर समय नहीं है तो आप पामिस्ट्री के माध्यम से देख सकते हैं। जितने भी ये मीन्स को यूज करना है, इनको आपको पूरा रिसर्च करके ग्राउंडेड वे में करना है। बस इसलिए बोल दूं क्योंकि मुझे फेमस होना है, ये चरण तो चल ही रहा है। और जैसा मैंने आपको बताया, सबसे आसान सिचुएशन है, ये बोल दीजिए कि मुझे विरासत में मिली है, मैं तो 13 साल से रिसर्च कर रहा था। जब कोई प्रैक्टिकल आप क्वेश्चंस पूछोगे तो उनको आंसर्स नहीं होंगे उनके पास। यहाँ पर इस फील्ड के अंदर सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह लगता है। सर एक चीज़ समझा दीजिए, अब जो लोग आपको सुन रहे हैं उनके मन में सवाल ज़रूर आ रहा होगा कि आप एस्ट्रोलॉजी को बहुत डीपली समझा रहे हैं, आप उसके ट्रूथ के बारे में बात कर रहे हैं, कैसे पहचान लें, जो भी इंसान देख रहा है इस पॉडकास्ट को, कि एक अच्छे ज्योतिष के पास वो कैसे जाए, कैसे समझे कि जिस एस्ट्रोलॉजर को वो सुन रहा है या देख रहा है वो उसके लिए सही होगा। आमिर, सबसे पहले 2 बड़ी मेन चीजें पकड़ लो। अगर किसी के सप्तम भाव में शुक्र राहु का कॉम्बिनेशन है, ऐसे जातक के मल्टीपल अफेयर्स होंगे। जो एस्ट्रोलॉजर ऐसी ऐसी बातें बोल रहे हैं ना, उनके पास नहीं जाना है। क्यों नहीं जाना है? उसका सबसे बड़ा कारण है कि उन्होंने बस वही वाली बेसिक्स पढ़े जो मैंने बोला, क का साउंड, के का साउंड क होता है, नाइफ में के लगता है, उन्हें पता ही नहीं है।
क्षितिज के अंदर के लगता है उन्हें पता ही नहीं है। तो यहां पर उन्होंने किसी की बात सुनी कि शुक्र सप्तम भाव में राहु के साथ आएगा तो ऐसा देगा, उन्होंने फटाफट से इसको थंब रूल बना के प्रिडिक्ट कर दिया। ये तो जाने ही नहीं कि किस राशि में वो बैठा है, अन्य ग्रह कहां बैठे हैं। जिसका उन्होंने सुना था उसने एक ABCD सिखाई, उसी को बना लिया। और दूसरी बात, आजकल ना 2020 का जमाना है, उसी के साथ एंट्री हो जाती है AI की। तो यहां पर ना कंप्यूटराइज रिपोर्ट्स का बहुत जमाना शुरू हो गया है। बहुत ज्यादा रिपोर्ट देख रहे हैं हम। आप उनके सर्विस लेना चाहते हैं तो फीस रखी हुई है जी 80,000 रुपए, और अगर आप उनकी कंप्यूटराइज्ड 6 पेजों की 60 पेजों की रिपोर्ट ले लीजिए मात्र 499 रुपए में। कैसे पॉसिबल है कि वो हर किसी की कुंडली देख के हाथों से रिपोर्ट लिख रहे हैं? सारी की सारी कंप्यूटराइज्ड है। और मैं हमेशा एक बात बोलता हूं, वंस अ लायर ऑलवेज अ लायर। जिसको एक बार चोरी की आदत पड़ जाए उसको हमेशा चोरी की आदत पड़ जाती है। तो जिसको ये आदत पड़ गई वो चाह के भी, आप उसको 80,000 रुपए भी दे दोगे ना, वो चाह के भी आपकी कुंडली उस माध्यम से नहीं देख पाएगा। क्या कंप्यूटर में डालो, जो रिपोर्ट में आ रही है सिर्फ बोलने के पैसे वो आपसे ले लेगा। तो यहीं से आप समझ जाइए कि ये गणना मैं गलत दिशा में जा रहा हूं। एक एस्ट्रोलॉजर के पास जब आप जाते हैं, जब वो आपको ज्यादा ज्ञान देना शुरू हो जाए, शनि राहु मंगल, और उसके बाद सिर्फ डर डाल के रेमेडीज दे दे, तो आप समझ जाइए ये सही नहीं है। आपको लिए बहुत आसान है आमिर। आज की डेट में 90% जितने भी एस्ट्रोलॉजर हैं जिनको एस्ट्रोलॉजी नहीं आती, क्योंकि 95 को नहीं आती है, वो सारे के सारे रेमेडीज को देने में लगे हुए हैं। आते हैं पहले 5 मिनट वर्ल्ड के बारे में बताते हैं। यहां पर भूकंप आएगा, यहां पर ये होगा, आ गया तो ठीक, नहीं आ गया तो गणना नहीं हो पाई। ज्यादा से ज्यादा क्या करना है, कप 2 तोड़ देने हैं, गॉगल्स पहन लेनी है, या फिर हाथ में कुछ पहन के आपको दिखा देना है, तो बात बन जाएगी। नहीं है तो वेशभूषा ऐसी ले लीजिए। अब वहां पर वो बाद में क्या करते हैं, उपाय के उपाय देना स्टार्ट कर देते हैं। आप मुझे बताइए ऐसा कौन सा विश्व में डॉक्टर बना है जो आपको आपके जाते ही सीधा मेडिसिन देना स्टार्ट करता है बिना किसी चेक के? आपने एनालिसिस नहीं किया, 15 मिनट में कुंडली भी देख लेते हैं, प्रिडिक्शंस भी दे देते हैं और रेमेडीज भी, क्योंकि आपने प्री डिसाइडेड रेमेडीज अपने माइंड में बना रखी हैं। आपको रिजल्ट मिल ही नहीं सकता है जब तक आप उसकी जड़ में नहीं पहुंच रहे हैं। आज मैं आपको यह बोलना चाहता हूं कि मान लीजिए किसी जातक की कुंडली में जॉब सूट नहीं कर रही, आप उसको कितने भी उपाय दे दीजिए, उसको जॉब सूट नहीं करेगी। अच्छा, उसको जॉब सूट नहीं करेगी। तो उसको आपको वो कॉन्फिडेंस देना है। ज्योतिष का मतलब क्या है? ज्योति, एक दिशा दिखाना, मार्ग दिखाना कि आप बिजनेस में जाइए। हाल ही का मेरा केस है, 2018 के अंदर वो मुझे आए, अमेजोन में जॉब करते थे। ही वॉज एट अ गुड पोजीशन, अच्छा काम कर रहे थे, यंगस्टर था, बहुत ज्यादा हाई नहीं, जबरदस्ती मैंने उसको इंटरव्यू दिला के यूएस भेजा उस समय में। तो बोल रहा है कि मेरी लाइफ में पूरा ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, इतनी बड़ी कंपनी छोड़ के चले जाऊं। जबरदस्ती भेजा कि आपकी कुंडली का ये योग आ रहा है, ही इज डूइंग वेरी वेल देयर, वेरी वेल। अब तो उन्होंने अपना काम शुरू कर लिया वहां पर। तो आपको एक मार्ग देना है, रिसर्च करना है। सिर्फ आते ही आप उपाय देना स्टार्ट कर देते हैं। आपके पास है ही उपाय, है ही उपाय। अभी आते आते एक वीडियो स्क्रॉल कर रहा था, तो उसके अंदर वो एक आते हैं, बहुत फैंसी से कपड़े पहन के आते हैं। तो उन्होंने बोला, हस्बैंड वाइफ आते हैं दोनों, उन्होंने बोला जी कि मैं तो हमेशा, आपने कभी भी देखा होगा मेरे प्रभु मेरे मालिक, मैं हमेशा सिर्फ उपाय देता हूं, मैं ज्यादा प्रिडिक्शन नहीं करता हूं। वो इसलिए ऐसी बात बोल रहे हैं क्योंकि प्रिडिक्शन करने के माध्यम में तो आपको बेस देना पड़ेगा, वो तो है ही नहीं हमारे पास। उपाय दे देंगे तो आसान रहेगा। तो आप आगे से आमे डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे, केमिस्ट से दवाइयां ले लीजिए। बिल्कुल, आपको क्या करना है डॉक्टर पे जाके, क्यों जांच करानी है, क्यों करना है, दवाइयां ले लीजिए ना। अगर आपकी दवाइयां लग गई, दिखा दे, करेक्ट, आपकी दवाइयां लग गई तो आप बहुत बढ़िया, नहीं लग गई तो कोई बात नहीं। तुक्का लग रहा है आज की डेट में, तुक्के पे काम चल रहा है। सर, थोड़ा एस्ट्रोलॉजी के कॉन्सेप्ट को और आगे बढ़ाते हुए, अब कुछ बेसिक ऐसे सवाल हैं जो लोगों के हमेशा रहते हैं। मैं देखता हूं कि वो अधिकतर पॉडकास्ट के अंदर कमेंट में डालते हैं कि हमें इस चीज़ का जवाब नहीं मिल पाता पॉडकास्ट के अंदर। शादी एक बहुत बड़ा रिश्ता जिस पे इंसान बहुत सोच समझ कर फैसले लेता है कि मुझे किससे शादी करनी है, किससे नहीं करनी है। या ये भी कहा जाता है कि जहाँ ईश्वर ने जोड़ी बना दी, आपकी शादी वहीं होगी। जब हम कुंडली मिलान करते हैं, लड़के वाले भी लड़की वाली दोनों पूरी शिद्दत से लग जाते हैं कि अच्छे ज्योतिष के पास जाते हैं, कुंडली मिलान करवाते हैं कि ताकि उनके बच्चों का जो रिश्ता है, जो शादी है, वो बेहतर तरीके से चल पाए। लेकिन हम देखते हैं सब कुछ बेहतर होता है, गुण भी मिल जाते हैं, फिर भी डाइवोर्स हो जाते हैं, शादियां टूट जाती हैं। इसके पीछे का कारण आपको क्या लगता है? बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है आपने आमिर, कि यहाँ पर कुंडली मिलान, यही मैं बार बार बोलने की कोशिश कर रहा हूँ कि हमें ये समझना है कि ज्योतिष शास्त्र भी एक विज्ञान है और विज्ञान रिसर्च मांगता है। यूं तो लोग कहते हैं कि जी एस्ट्रोलॉजी एक ऑकल्ट साइंस है, लेकिन उसको साइंटिफिक वे में अपने आप को बदलाव लाने के लिए तैयार नहीं है। जिस समय में गुण मिलान दिया गया 5000 साल पहले, उस समय की परिस्थिति कुछ और थी।
उस समय में मेल का काम होता था पैसे कमाना और फीमेल का काम होता था घर रसोई संभालना। आज की डेट में फीमेल्स भी कदम से कदम बढ़ा रही हैं, आगे प्रोफेशन में जा रही हैं। तो अब गुण मिलान से क्या आप शादी के लिए हाँ या ना कर दें, मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा एक प्रश्न चिन्ह है इसके ऊपर। अच्छा। टोटल मैरिज मैच मेकिंग के लिए सिर्फ 10% गुण मिलान, यानी कि जिसको हम ट्रेडिशनल वे ऑफ मैच मेकिंग कहते हैं, उसका इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन यहाँ पर 90% लोगों को उसकी क्लैरिटी नहीं है क्योंकि रिसर्च वर्क नहीं है। अच्छा। मैं इसमें अपने आप को बहुत ज़्यादा लकी नहीं मानता हूँ जी। कि मैं सिर्फ और सिर्फ 4-5 हज़ार लोगों को ही इसमें राइट दिशा दे पाया, जबकि मैं चाहता हूँ कि मैं लाखों लोगों का इसमें बेनिफिट कर सकूँ। मेरी इसमें बहुत डीप रिसर्च है। आमिर, मैंने ना इस डाटा को कलेक्ट करने के लिए बहुत मेहनत की है। इस डाटा को कलेक्ट करने के लिए जिससे परिवार को जोड़ा जाए, उस पे प्रॉपर रिसर्च की जाए। ज्योतिष के अंदर एक ज्योतिषी को सबसे इंसल्टिंग लगता है जब उसको ये बोलना पड़े कि ये एरिया मेरा रिसर्च का नहीं है। उसे लगता है वो तो भगवान है, उसको तो हर चीज़ में हाँ बोलनी है। तो यहाँ पर मेरा जो मास्टरी है वो 2 फील्ड में सबसे ज़्यादा है, एक रिलेशनशिप, एक प्रोफेशन। अच्छा। इसमें सबसे ज़्यादा डाटा मैंने रिसर्च किया है। हेल्थ भी है, हेल्थ की एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा आती है, बट मेरा मन बहुत खुश नहीं होता है अच्छा। जब कभी ये बताया जाता है कि नहीं आप तो अभी साल भर और ठीक होते नज़र नहीं आ रहे। हाँ। तो बैक टू द पॉइंट, यहाँ पर आपको सिर्फ गुण मिलान के बेसिस पे शादी के लिए हाँ या ना कर दीजिए, या ये देख लेना कि वो मांगलिक है वो नॉन मांगलिक है, नहीं शादी नहीं हो पाएगी। ये मुझे लगता है कि बहुत ही एमेच्योरिश है, ये बहुत ज़्यादा ऐसा है कि जिसमें आपने कोई रिसर्च नहीं की है। प्रॉपर कुंडलियों का मिलन करना चाहिए, नेचर की फ्लेक्सिबिलिटी देखनी चाहिए। आमिर, आज की डेट में ऐसा कौन सा रिश्ता है, ऐसा कौन सा घर है जहाँ पर आप ये बोलें कि नोक झोंक नहीं होती है। सब जगह होती 2 है। बर्तन रहेंगे तो खड़केंगे ही हकीकत है। खड़केंगे। आपको क्या चेक करना है कि क्या दोनों के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी आ रही है। क्या ऐसा तो नहीं आप कर रहे हैं कि एक ही जंगल में 2 शेर हैं, एक ही मयान में 2 तलवारें हैं, कितने भी गुण मिलान हो जाइए, लेकिन अगर ऐसी तीव्रता, ऐसे 2 चाकू इकट्ठे रहेंगे तो वो रगड़ेंगे और चिंगारियां आएंगी ही आएंगी। तो यहाँ पर ना मैच मेक को एक अलग परिभाषा से देखना चाहिए। ऐसे ही एक लेट 80s के एस्ट्रोलॉजर ने बड़ा ब्यूटीफुल रिसर्च किया, जिनको हम कृष्ण मूर्ति साहब बोलते हैं, केपी एस्ट्रोलॉजी। उन्होंने बताया कि भैया नक्षत्र के बेसिस पे एक बड़ा अच्छा सा रिसर्च हो सकता है। एक छोटे से वेदिक के कंसेप्ट को उन्होंने रिसर्च किया और उसकी एक्यूरेसी बहुत ही ब्रिलियंट तरीके से उन्होंने बाहर निकाली। वहीं पर ही भृगु ऋषि द्वारा लिखी गई एस्ट्रोलॉजी को आरजी राव साहब ने भृगु नंदी नाड़ी के रूप में निकाला। जब आप इन सारी विद्याओं को मिलाते हैं तो आपके पास एक एक्यूरेट मैच मेकिंग का फॉर्मूला सामने आता है, जिससे कि आप ऐसा मैच मेक कर सकते हैं जहां पर आप ये ट्रेडिशनल मैच मेकिंग से ऊपर आएंगे, नेचर की फ्लेक्सिबिलिटी को देखेंगे, आप ये चीज देखेंगे कि कहीं दोनों के अंदर सेम लेवल का एग्रेशन तो नहीं है, कहीं इनके अंदर प्रोफेशनल सेपरेशन तो नहीं नजर आ रहा मैरिज के बाद। चलिए आपने सब कुछ मैच कर दिया, बट ऐसा प्रोफेशनल सेपरेशन हो गया कि 10 साल वो साथ ही नहीं रह पा रहे, तो आपको लगता है अंडरस्टैंडिंग हो पाएगी? एक ज्योतिष का कार्य यहां तक होता है, इतनी डीप तक जाना है। और जो लोग हट करते हैं, तो मैं हमेशा एक बात बोलता हूं, लव इज ब्लाइंड, मैरिज इज आई ओपनर। क्योंकि सिर्फ इतना देखने को मिलता है ना कि हाँ आपके गुण मिल रहे हैं, शादी कर लीजिए। ये बहुत ज्यादा लेकिन डीप जैसे आपने बताया ना कि हर चीज देखनी पड़ती है कि शादी के बाद आगे चीजें कैसी रहेंगी, कब चीजें बेहतर हो मैच रही हैं। मेकिंग का मतलब यही होता है कि 2 कुंडलियों को पूरा मर्ज कर दीजिए। लाइफ पूरा पार्टनर merge। है ना, आपने आज अगर 7 फेरे लिए तो मरते दम तक आप एक दूसरे के साथ हो ना। आप कसम क्या खाते हो फेरों में, यही तो खा रहे हो। आमिर, इतना ज्यादा मिसअंडरस्टूड है, मैं क्या ही चीजें बोलूं। बहुत ज्यादा आप यहाँ सुनोगे कि अरे कन्या दान कर दिया। हाँ। आप होते कौन है जो सरस्वती का दान करेंगे? बेटी बिल्कुल। सरस्वती मानी जाती हाँ। है। जब वो बहू बन जाती है तो वो लक्ष्मी मानी जाती है, जी। बीवी लक्ष्मी मानी जाती है। तो आपके पास इतनी पावर है कि आप सरस्वती का दान कर देंगे। बिल्कुल। एक्चुअल में ये कंसेप्ट था क्या, जिसको ईयर दर ईयर राइटर्स द्वारा बदल दिया गया हाँ। और हमने अपनी असूलियत से नाम बना लिया कन्या दान का। जी, जी, आप जी। दान कर रहे हैं, वो भी कन्या का। आप में उतनी क्षमता नहीं है, हकीकत। आप उसमें गोत्र का दान करते हैं। मतलब कि गोत्र क्या होता है? जो आपकी लीनेज है, जी। जो आप में विजडम थी, जो आप में नॉलेज थी, जो आपने गेन की थी चीजें, अब आप वो दूसरे गोत्र को दे रहे हैं ताकि वो 2 गोत्र मिलके एक फल फूल जीवन आगे बढ़ा सके। जी सर, लेकिन एक चीज और है इसमें, बहुत सारे लोगों का ये भी मानना होता है कि जब हम लव मैरिज करते हैं उसमें हम गुण नहीं मिलाते, हम कर लेते हैं। बहुत सी बार वो बहुत अच्छी भी चलती है लेकिन वो भी खराब हो जाती है। तो लव मैरिज सबसे ज्यादा क्यों टूट जाती है? आमिर, यहां पर ना मैं यही बात बोलना चाहूंगा कि गुण भी नहीं मिलाते हैं।
मैंने कहीं ऐसी कुंडलियां बनाई हैं जिसमें 14-14 गुण मिल रहे हैं, हाँ। एंड दे आर डूइंग वेरी वेल। ठीक है, बहुत अच्छा चल रहा है। तो गुण मिलान एक बहुत ही छोटा सा पार्ट है मैरिज मैचमेक हाँ। का। 100 में से सिर्फ 10% इसको ये प्रोस्पेक्ट दिया गया। बस लेकिन इसको तो हमने यहाँ समझ रखा है ना सर। और जब आप बोलते हो कि बहुत सारी ऐसी लव मैरिज हैं जहाँ रिलेशनशिप बहुत अच्छा चल हाँ। रहा है, लेकिन शादी के बाद लाइफ उतनी बेहतर नहीं रहती हाँ। है। तो जब हम लव की बात करते हैं, आपका किसी के साथ रिलेशनशिप चल रहा है, तो हाँ। कुंडली का पंचम भाव होता है ये। अच्छा। लेकिन जैसे ही हम मैरिज की बात करते हैं, जैसे ही आप उसको सोसाइटी में एक्सेप्टेबल बना देते हैं, तो ये सप्तम भाव की श्रेणी में आ जाता है। अब यहां पर जब उसका मिलन करेंगे, अब भाव के अंदर टकराव होगा, तो वही आदतें जो आपकी उनको पसंद थी, अब वो एक बहुत बड़ा मतभेद का कारण बन रही हैं। जी। आप पहले तो उनको बहुत ज्यादा पैम्पर करते थे, अब आपने करना बंद कर दिया, क्योंकि आपके सप्तम भाव में नीरसता है। जी। और उनकी एक्सपेक्टेशन तो वही है जो उनके अंदर पहली थी। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूं, लव इज ब्लाइंड, मैरिज इज आई ओपनर। तो यहां पर ये चीज को आप पहले ही प्रिपेयर्ड होके चल लीजिए। अब यहां पर एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर क्या करेगा, आपको रेमेडीज देगा जिससे आप अपनी लाइफ को अच्छा बना दें। मैं कहता हूं कि ठीक है, आप रेमेडीज दीजिए। रेमेडीज इज लाइक अ सप्लीमेंट। आप जिम जा रहे हैं, आप प्रोटीन नहीं खा रहे तो आपकी बॉडी नहीं बनेगी। आप सिर्फ प्रोटीन खा रहे हैं और जिम नहीं जा रहे हैं तो भी आपकी बॉडी नहीं बनेगी। आपको दोनों को साथ चलाना पड़ेगा। तो यहां पर मैं डब्बे वाले प्रोटीन नहीं कह रहा हूं, कहीं सोचिए मैं उसको प्रमोट, वो राहु होता है, नेचुरल प्रोटीन। तो वहीं पर ही जब आप बात करते हैं कि सबसे पहले आपको उन्हें एक काउंसलिंग फॉर्मेट में बताना है कि भैया ये चेंजेस आपके जीवन में आने वाले हैं शादी के बाद, क्या आप प्रिपेयर्ड हैं इस चीज के लिए, और आपको अपनी गणना करके बताना है कि कौन से क्षेत्र में आपको दिक्कत आ सकती है। वहां पर फिर आप रेमेडीज का इंट्रोडक्शन करते हैं, फिर आप अपना निर्णय देते हैं। और एक एस्ट्रोलॉजर को ना बहुत बोल्ड होना चाहिए, सामने वाले के अनुसार अपने आप को ढाल देना एस्ट्रोलॉजर नहीं है। तो वहां पर आपको ये बोलने में जरा सी भी झिझक नहीं होनी चाहिए कि आप दोनों जो हैं, आपका बहुत वेल वर्स्ट नहीं जाएगी मैरिज। ज्योतिषी गणना के अनुसार ये बहुत अच्छा मैच नहीं है जी। मैं आपको आमिर इसमें एक और चीज बताना चाहता हूं। मेरे पास एक कपल आए, उनका 4 मंथ्स का कोर्टशिप पीरियड था। अच्छा। शादी से पहले का अरेंज वे से मिले थे, 4 महीने उनकी शादी से पहले था। ऐसा कोई दिन नहीं, वो लड़की ने आके बोला, अकेली रो रही थी, बोली सर ऐसा कोई दिन नहीं, बड़े अच्छे ताल्लुक है मेरे साथ। तो बोली भैया ऐसा कोई दिन नहीं जिस दिन हमारी मेरी और इसकी लड़ाई ना हुई और मैं रात को रो के ना सोई हूं। मैंने डंके की चोट पे ये बात बोली है कि आप शादी कर लीजिए, आप शादी कर लीजिए। अब यहां पर आप जितना भी लॉजिक लगा लीजिए तो आप यही कहेंगे कि अभय जी आप ये बात बिल्कुल गलत बोल रहे हैं, आपने दबा दिया लड़की को, आपको नहीं करना चाहिए था ऐसा। मैंने बोला आप शादी कर लीजिए। आज इस बात को लगभग 3.5 साल हुए हैं। अगर धूप में भी वो लड़की बोल देगी ना 5 मिनट खड़े रहो मैं आ रहा हूं, 1 घंटा हो जाएगा, वो लड़का वहीं खड़ा रहेगा, वो लड़का वहीं खड़ा रहेगा। ये ज्योतिषी गणना के अनुसार आप बहुत अच्छे से मैच मेक में बता सकते हैं। जिस समय में आपकी दशा, प्रत्यंतर दशा या आपकी प्लैनेटरी कॉम्बिनेशंस बहुत अच्छे नहीं चल रहे हैं, तो उस समय में तो कहते हैं ना, जब श्रवण कुमार भी अपने माँ बाप को लेके जा रहे थे, तो जब कुरुक्षेत्र की भूमि पे आए तो वहां पर उनका भी एक परिवर्तन हो गया। तो ये समय की बात होती है, उस समय के निर्णय, उस समय को समझना आपके लिए ज्योतिषी गणना होती है। आपने इसमें मांगलिक का भी जिक्र किया था, आपने एक हिंट दिया था। बहुत सारे लोग मंगल दोष के चलते शादियां बहुत डिले हो जाती हैं, 30-30 साल की उम्र हो जाती है कि 28 साल से पहले आप शादी मत कर लेना, मृत्यु तो कष्ट आ जाएगा, आपका हस्बैंड की मृत्यु हो सकती है। ये सारी चीजें देकर डराया जाता है। क्या सच में मंगल दोष होता है? अगर आपको मंगल दोष है तो आप ये उपाय कर लीजिए, कितना भी भयंकर मंगल दोष होगा वो खत्म हो जाएगा। यही आप सुनेंगे। हाँ। क्या करना है जी, या तो किसी घड़े से शादी करा देंगे या पेड़ से, नहीं समझ में आया तो किसी बकरी से या बकरे से, यही चलता आ रहा है। मांगलिक का मतलब क्या है? मांगलिक का मतलब है किसी के लग्न में अगर मंगल आ गया तो भी मंगल हुआ। तो इसका मतलब क्या है कि जो ऐसा जातक है वो थोड़ा सा डिसिप्लिन्ड हो सकता है, थोड़ा सा शॉर्ट टेम्पर्ड हो सकता है, उसको जल्दी गुस्सा आ जाएगा, खासकर अपनी स्पाउस के ऊपर, क्योंकि उसकी सप्तम दृष्टि 7th हाउस के ऊपर पड़ रही है। अगर वो उसके अनुसार नहीं चल रही है तो इसमें मृत्यु कहां से आ गई? इसमें तो ऊर्जा का क्षेत्र बताया जा रहा है कि उसकी एनर्जी थोड़ी सी ज्यादा है उस घर में जिस घर में मंगल बैठे हैं। बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर ये भी कहते हैं ना कि मंगल दोष नहीं, मंगल योग है। इसमें कितनी सच्चाई है? आमिर, हर काम के अंदर बोला जाता है कि मंगल कार्य। हाँ। भूमि लेते तो बोलते हैं मंगल। हाँ। मंगल के प्रतीक है मंगल कार्य, बजरंग बली को जोड़ा जाता है। हाँ। मंगल से हर चीज में मंगल बोला जाता है। और जब मंगल दोष की बारी आती है, जब मंगल को कुंडली में 1 4 7 10 उसमें दोष बोल दिया जाता है, योग नहीं बोल दिया जाता। हाँ। तो वहां पर आपने अमंगल कार्य बोल दिया। हाँ। लेकिन जिस घर में विवाह की जब बात होती है तो क्या बोला जाता है सबसे पहले कि आपके घर में जल्द ही एक मंगल कार्य होगा, और वहीं मंगल से डराया जा रहा है। हाँ। अगर मंगल ही नहीं होगा तो आपका दहेज
किसी काम का नहीं होगा। जब देह किसी काम का नहीं होगा तो विवाह का महत्व क्या है? बहुत बड़ा बिजनेस इस पे चल रहा है, लेकिन मंगल दोष के नाम पे डरा अगर डरा मंगल, लोगों को। शनि, राहु और केतु से न डराया जाए मेरे दोस्त, तो इनकी जेबें कैसे भरेंगी, इनके बैंक बैलेंस कैसे भरेंगे? ऐसे ही शनि की 7.5 इस पे भी लोगों को बहुत डरा दिया जाता है। 7.5 से याद आया, एक ऐड आजकल, एक ऐप आजकल ऑनलाइन बड़ी सारी ऐप्स आ गई हैं, वो एक एआई के रूप में एक गुरुजी आते हैं, बड़ी सी दाढ़ी वाले, वो बोल रहे हैं मीन राशि वालों के लिए बहुत ही कठिन समय आने वाला है, क्योंकि उनके 7.5 का पीक समय चल रहा है। अगर इसका समाधान चाहते हो तो तुरंत इस ऐप पे आओ, 5 मिनट फ्री, उसके बाद वो आपको सामान बेचेंगे। तो ये उनका एक टैक्ट है। 7.5 पे रिसर्च किया है क्या? जितने अच्छे क्रिकेटर्स या बॉलीवुड के एक्टर्स हुए हैं, वो अपने 7.5 के फेज में उन्होंने सबसे ज्यादा राइज देखा है। तो यहां पर 7.5 को क्या बना दिया गया? एक डर का व्यापार, जो एक ऐसा फिनोमेना है। 7.5 खत्म हो जाएगी तो आपकी ढैया ले आएंगे। तो 7.5 साल वो चले गए, 5 साल ढैया के, 12.5 साल यही निकल गए। और यूथ के करीब में ये होता है, 30 से 45 साल में सब कुछ निपटा देंगे। चलिए साहब, मेरे पास आते रहिए, आपका कैसा भी समय चल रहा हो, मुझे मेरी फीस पूरी चाहिए, मुझे लेना देना नहीं है। कुछ ना कुछ तो मैं निकाल ही दूंगा, कुछ नहीं समझ में आ गया तो काल सर्व दोष बना दूंगा। दोष बनाने में क्या जाता है ना? कुंडली में योग की जगह आज की डेट में दोष ट्रेंड कर चुका है। योग की तो कोई बात ही नहीं कर रहा है ना सर, क्योंकि योग से कुछ मिलना नहीं है ना, उसमें तो आप सिर्फ खुश होकर चले जाएंगे। दोष से आप डरेंगे, आपके मन में लालच आएगा, तभी तो आप मेरे पास सबसे ज्यादा डरता है कि अगर उसकी लाइफ के अंदर लव रिलेशन अच्छा नहीं है तो तुरंत वो एस्ट्रोलॉजर को पकड़ रहा है। आज की डेट में फ्यूचर के प्रॉब्लम है, चलो एक एस्ट्रोलॉजर के पास, क्योंकि दोष बता दिया है बिजनेस को लेकर। करेक्ट सर, एस्ट्रोलॉजी एक बहुत बड़ा साइंस, बहुत गहराई है इसके अंदर, आपसे समझने में बहुत मजा मुझे भी आ रहा है, इंटरेस्टिंग चीजें हैं इसके अंदर। एक सवाल और बड़ा खड़ा होता है कि जब एस्ट्रोलॉजी से हर तरह की प्रेडिक्शन की जा सकती है, तो क्या हम ये प्रेडिक्शन भी कर सकते हैं कि किसी व्यक्ति की डेथ कब होगी, या उसकी डेथ नेचुरल होगी, एक्सीडेंशियल होगी, कैसे होगी? ये प्रेडिक्ट करना सही है, गलत है, या ये पॉसिबल नहीं है? इसकी बहुत सटीक प्रेडिक्शन की जा सकती है कि किसी जातक की कितनी उम्र लिखी है, उसकी मृत्यु कैसे होगी। लेकिन ये जब विद्या बन रही थी, उस समय के लोगों की अंडरस्टैंडिंग, सात्विकता दूसरे लेवल पे थी, आज दूसरे लेवल पे है। देखिए, आपने शुरू में एक बात बोली कि अभय जी, जब हम ऑफ द कैमरा बात कर रहे थे कि मैं बड़ा खुश हुआ जैसे ही मैं एंटर हुआ, तो मैंने आपको कुछ बताया था कि इस एरिया में ये प्रॉब्लम है क्या। तो आपने बोला जी कि आप कितने भी बड़े एस्ट्रोलॉजी या कितनी मर्जी आपने रिसर्च की हो, गलतियां तो आपसे भी होती होंगी। तो यहाँ पर अगर आप किसी डेथ की प्रिडिक्शन कर रहे हैं और आपसे गलती हो गई, तो वो जातक तो हर केस में ही मर गया, आपने तो उसको जीते जी ही मार दिया। अब यहाँ पर एक वरिष्ठ से एस्ट्रोलॉजर हैं, उम्र में बूढ़े हैं, एक्सपीरियंस में नहीं, सिर्फ उम्र में उनके बाल सफेद है, 2-2 घड़ियां पहनते हैं बड़ी बड़ी, तो वो क्या प्रिडिक्ट करते हैं? सलमान खान की मृत्यु इस समय के अंदर हो जाएगी, या तो अंबानी जी के बच्चों की मृत्यु का कुछ ना कुछ वो एग्जाम्पल देना स्टार्ट कर देते हैं। तो ऐसे में ये क्या आपको ज्योतिष इसकी अलायंस देता है? शायद मुझे लगता है कि उन्होंने पहला पेज ही नहीं पढ़ा किसी क्लासिकल टेक्स्ट का। जो डेथ है, मैं भी अपने स्टूडेंट्स को सिखाता हूँ, लेकिन प्रिडिक्शन के लिए मना करता हूँ। इसको सिर्फ लिमिटेड जगह पे यूज करनी चाहिए। व्हेन समवन एट अ पर्टिकुलर एज इज ऑलरेडी ऑन द डेथ बेड, जब कोई मृत्यु के नजदीक है, उसकी उम्र हो चुकी है, डेथ बेड पे है, और वो हैरेस हो रहा है हॉस्पिटल के चक्कर खा के, या उसके ऊपर हैरेसमेंट हो रही है, फाइनेंशियल बहुत ज़्यादा लोड डाला जा रहा है, वहाँ पर आप उनको अपना मत दीजिए। परमात्मा के दया से ये इतनी सटीक बैठती है कि आज तक गलत नहीं हुई। लेकिन अगर आप किसी 20 साल के लड़के के बारे में उसकी मृत्यु का बता रहे हैं, तो मेरे अंदर वो गट्स ही नहीं है कि मैं किसी की मदर या किसी के फादर को बोलूं कि आपके बच्चे की उम्र 7 साल और है। मैं अपने आप को इतना काबिल ही नहीं समझता हूं, मैं हाथ जोड़ दूंगा, मेरे पास उतनी काबिलियत नहीं है, मेरा ये विषय ही नहीं है। वो यही सोचेंगे ना कि अभय जी को नहीं आता, कोई बात नहीं, मुझे नहीं आता, लेकिन मेरी कॉन्शियस भी तो अलाउ करनी चाहिए। मैं ये बात बोल ही नहीं सकता हूँ। अगर परमात्मा ने उसके जीवन में 7 साल ही और लिखे हैं, तो खुशी से जीने दो ना उस परिवार को। बिल्कुल, मेरे अंदर वो प्रोस्पेक्ट नहीं। तो गहरा इंडिकेशन देते हैं कि आपके साथ एक्सीडेंट हो सकता है या आपकी मृत्यु एक्सीडेंट से होगी। बिल्कुल इंडिकेशन नहीं देते हैं, क्लैरिटी से बताते हैं। क्लैरिटी होती है, बिल्कुल क्लैरिटी से बताते हैं। इसी से ही इसको रोक सकते हैं हम। अगर कोई व्यक्ति आपसे पूछता है, आपको अपनी कुंडली दिखाता है और आप उसको भी बता देते हैं कि आपके आने वाले समय में आपके साथ ये घटना हो सकती है, आपकी मृत्यु भी हो सकती है, तो क्या उसके लिए कोई समाधान आप उसे देते हैं? देखिए आमिर, जेमिनी ऋषि, जिन्होंने जेमिनी ज्योतिष का आविष्कार किया जी, वो भी दुर्योधन को हार से और विध्वंस से बचा नहीं पाए। बिल्कुल। मृत्यु को रोकना, टालना नामुमकिन है, लेकिन मृत्यु तुल्य कष्ट को आप डेफिनेटली रेमेडीज या प्री अवेयरनेस के प्रोस्पेक्ट से उसको इस्तेमाल करके उसको मिनिमाइज कर सकते हैं।
जब कोविड आया, महामारी आई, तो आपकी मेडिकल साइंस ने क्या बोला? क्वारंटाइन हो जाइए, लोगों से दूरी बनाइए ताकि आप उसको कैच ना करें। ऐसा ही बताया ना। जिन लोगों ने उसको पूरा अच्छे से माना वो आज भी उससे बचे हुए हैं। तो ऐसे ही अगर आपकी कुंडली एक्सीडेंट बता रही है, कुछ मेजर वो बता रही है, तो उसको मिनिमाइज किया जा सकता है। बारिश हो रही है, छतरी लेके जाइए, आप भीगेंगे नहीं। कुछ छींटे तो पड़ेंगे दोस्त, लेकिन आप भीगेंगे नहीं। असर को हम कम कर सकते हैं, मिनिमाइज कर सकते हैं, कहीं गुना ज्यादा हम उसको मिनिमाइज कर सकते हैं। मैं इस चीज को अपने ऊपर बहुत बार अप्लाई करता हूं। अच्छा, कि आप कैसे उस चीज को मिनिमाइज कर सकते हैं। वो ज्योतिषी क्या, वो एस्ट्रोलॉजरी क्या, जो पहले अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट ना करे। आप किसी के जीवन के साथ क्यों खेल रहे हैं? पहले आप देखिए कि क्या ये रूल, क्या ये रेमेडी आपके ऊपर असर कर रही है, या बस आप सिर्फ बोलने के लिए बोलते चले जा रहे हैं। सर एक चीज और आपने भी बहुत नोटिस की होगी, हम आए दिन खबरें पढ़ते हैं, सुनते रहते हैं न्यूज़ के अंदर, कि भक्तों की बस आ रही थी, दर्शन करके आ रहे थे वैष्णो देवी से या किसी भी तीर्थ स्थल से आ रहे थे, एक्सीडेंट हुआ, सारे मर गए। ऐसा क्यों होता है? आमिर, ये जैसी आपकी बात सुनता हूं ना तो मेरा मन बहुत मायूस हो जाता है, मेरा दिल बहुत छोटा होता है बात बोलते हुए। नाम में कुछ नहीं रखा है, एक लेडी एस्ट्रोलॉजर हैं, बहुत ज़्यादा रील्स डालती हैं, बहुत ज़्यादा तैयार व्यार होके आती हैं, और उन्होंने बोला कि जी आप मंदिरों के अंदर दुर्घटनाएं देखेंगे, धर्म स्थानों के अंदर मृत्यु देखेंगे। वो लोग राधे राधे बोलते हुए जा रहे थे, इसलिए वो उनकी स्टीमर पलट गया अभी वृंदावन में, यमुना के अंदर। ये तो होना ही है क्योंकि बृहस्पति और मंगल की चाल ऐसी है। क्या बोलूं दोस्त, इसमें शायद बहुत हारा हुआ महसूस कर रहा हूं इस समय में, कि ऐसी गणना, ऐसी बात बोलने से पहले आपने मेरे हिसाब से 100 बार सोचा क्यों नहीं। वो वाणी जिसका कोई महत्व नहीं है, जो मिसगाइड कर सकती है, जो इतना बड़ा हमारे शास्त्रों पे आपने एक प्रश्न चिन्ह लगा दिया। देखो दोस्त, ऐसा है कि यहाँ पर जो ये दो बातें हैं ये बिल्कुल अलग अलग हैं। सबसे पहले जब परमात्मा में आस्था आपके मन के भाव से पैदा होती है, आपकी आंखों से नहीं। अगर स्वयं दर्शन करने से ही सब कुछ होता तो रावण को कभी मृत्यु ना मिलती। भगवान श्री राम तो स्वयं उनके सामने थे। पूरी कौरव सेना जो है वो कभी विध्वंस का हिस्सा ना बनती, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण तो हमेशा से ही वहां प्रेजेंट थे। आपके भाव कैसे हैं? और रही बात ये बोलने की कि ऐसी जगहों पे आप जाएंगे क्योंकि बृहस्पति और मंगल इस दिशा में है तो आपको मृत्यु मिलेगी, बहुत ही शर्मनाक बात है। ये कोई गणना नहीं है ऐसी जो ये बात बताती है। सीधी बात है, मैं बार बार चीख चीख के बोलता हूं, आपको विद्या का इस्तेमाल करना है। परमात्मा ने साक्षात हर जगह आके बोला है कि बुद्धि का इस्तेमाल करो। हर कोई लक्ष्मी माता की आरती कर रहा है और ये माशे कहती हैं लक्ष्मी माता की आरती मत कीजिए। दोनों ही नहीं जानते कि लक्ष्मी माता की आरती की क्यों जाती है और उससे पहले गणेश जी क्यों की जाती है। इसका महत्व ही नहीं पता है, बस आरती करनी है। तो इसी हिसाब से मैं ये बात बोलता हूं कि जब तक बुद्धि का इस्तेमाल नहीं करोगे, शस्त्र मतलब अपनी विद्या को नहीं उठाओगे, तब तक आपके साथ दुर्घटनाएं कहीं पर भी हो जाएंगी। चाहे आपके जहन में आप किसी का भी नाम ले रहे हैं। आप मुझे बताइए आमिर एक बात, एक ऐसा सिंगर जो दिन रात रियाज करता है, मां सरस्वती को अपने दिल में और कर्म को अपनी बुद्धि में लेके चलता है, वो जीतेगा कंपटीशन, या वो सिंगर जीतेगा जो सारा दिन मां सरस्वती की फोटो मूर्ति को अपने सामने लगाए रखता है और कोई अभ्यास नहीं कर रहा? कौन जीतेगा? जो अपने दिल में रखता है, क्योंकि वो साधना कर रहा है मां की, उसके साथ भाव जुड़े हुए। एग्जैक्टली। आप ये दिखावे की दुनिया से बाहर आइए। ये दिखावा है कि मैंने अपने सामने अपनी पॉकेट के पर्स में मैंने मां सरस्वती की फोटो रखी हुई है। माता इतनी बड़ी ऊर्जा आपके पॉकेट में रहने के लिए है या आप अपने सामने कर, उनका महत्व समझिए। सरस्वती माता क्या बोल रही है? अभ्यास करो, मेरी साधना करो तो मैं तुम्हारा साथ दूंगी। तो ये बोलना कि वो लोग राधे राधे बोल के जा रहे थे इसलिए हो गया, इसको हम दूसरे वे में भी लेके जा सकते हैं कि उन्होंने वहां पर ओवरलोड किया, बुद्धि का इस्तेमाल नहीं किया, इसलिए वो स्टीमर पलटा। वो वहां पर उनके भाव बोलने से ही सब कुछ होता तो भगवान श्री कृष्ण बोलते, अर्जुन तू धनुर मत उठा, बस जय श्री कृष्ण बोलता रहे, मैं अभी के अभी सारे कौरवों को खत्म कर लेता हूं। उनके लिए तो चुटकी से भी कम देर का ये सारा का सारा सिस्टम था, वो 1 सेकंड से पहले इसको खत्म कर जाते। लेकिन उन्होंने बोला, उन्होंने बार बार ये ज्ञान दिया कि मेरे को दिल में रख, अपनी विद्या को बुद्धि में, और उठा धनुर,
लड़ाई तेरे को ही करनी पड़ेगी अपनी बुद्धि से, मैं साथ तभी दूंगा जब तू अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करेगा। तो परमात्मा भगवान श्री गणेश, जिनको सर पूजा हर मंगल कार्य में सबसे पहले पूजा जाता है, वो बुद्धि का ही तो प्रतीक हैं। तो यहाँ पर घंटों लाइनों में लगना, स्टैम्पीड क्रिएट करना, ये आपकी भक्ति भावना नहीं वही है। चीज सर, घंटों लाइनों में लगना। मैं वृंदावन की जब भी वीडियो देखता हूँ ना, या किसी भी बड़े धार्मिक स्थल की मैं वीडियो देखता हूँ, लंबी लंबी कतारें लगी रहती हैं, घंटों घंटों लाइनों में लगे हैं, भूखे प्यासे छोटे छोटे बच्चों को लेके लाइनों में लगे, किस लिए? भगवान के दर्शन करने। क्या लाइनों में लगकर ही दर्शन होंगे? आपके घर के अंदर भगवान नहीं है, आपके दिल के अंदर भाव नहीं है उस भगवान के दर्शन करने के लिए जो आप लाइनों में लग के दर्शन कर रहे हैं। आमिर, आपकी इसी बात से मैं ये बात बोलता हूँ, एक बहुत अच्छी गुरु माँ है, वो उनके साथ मेरी थोड़ी मित्रता, तो बोली अबे मैं जब भी वृंदावन जाती हूँ भीड़ बहुत होती है, मैं नहीं घबराती भीड़ से, मैं कोनी हाँ। मारते हुए और लोगों को मारते मुड़ते आगे निकल जाती हूँ। ये कौन से भाव हैं? हाँ। ये इससे करने से जो स्टैम्पीड क्रिएट हो रहा है, जो लोग, जो बच्चे, जो बूढ़े इसमें जा रहे हैं, मैं ये कहना चाहता हूं कि आपकी आस्था पे, आपकी भक्ति पे कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है, बट आप अपने भावों को अपने मन में रखते हुए अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए ही कदम उठाएं। मैं हर महीने वृंदावन जाता हूं, कभी कभी 2 बार भी जाता हूं। ऐसी स्थिति में जब मुझे लगता है कि मेरी शायद बुद्धि अलाउ नहीं कर रही है, बहुत ज़्यादा भीड़ है, यहाँ वो स्थिति हो रही है, तो मैं उस भाव से परमात्मा के दर के बाहर बैठ के उनकी जो है वो ब्लेसिंग्स, उनकी ऊर्जाओं को महसूस कर लेता हूँ। तो यहाँ पर आपके भाव की कदर है। खुद को कष्ट मत दीजिए कि हमें दर्शन करेंगे तभी सब कुछ प्राप्त होगा। कष्ट मेरा दे के ऐसा दर्शन मानना नहीं है, करने चाहिए। मेरा ऐसा मानना है जी कि आप अपने परिवार को ऐसे किसी संकट में मत डाल दीजिएगा कि आप बाद में ऐसे किसी घटना का हिस्सा बन जाएं जिसको आप बाद में ऐसे लोगों से मैनिपुलेट करके सुने, क्योंकि बृहस्पति ऐसे हैं तो मंदिरों के अंदर ये सब हाँ। कुछ होना है। इसका इससे कोई लेना देना नहीं है। सर, कहते हैं कि जब किसी के बच्चे खराब निकल जाते हैं तो ये कहा जाता है कि माँ बाप के कर्म ऐसे थे, इन्होंने कर्म सही नहीं करे तभी इनके बच्चे खराब निकले। इस बात में कितनी सच्चाई है? बहुत गहरा प्रश्न है ये। कर्म, आपके जो बच्चे होते हैं वो आपके कर्मों की बदौलत आपको मिलते हैं। हाँ। इतनी मिलियन सोल्स में से यही सोल आपके बच्चे के रूप में क्यों आई? यूनिवर्स के अंदर कुछ भी एक्सीडेंटल नहीं है। ट्रू। तो यहां पर आपका कुछ ना कुछ कार्मिक पेंडिंग लेसन रह गया है, जिस वजह से वो आपके बच्चे के रूप में आए हैं। ये जो आपको रिलेशन मिला, जो एक परिवार बनता है, वो ब्लड रिलेशन से नहीं, आपके कार्मिक लेसन्स जो पेंडिंग है उसके लिए बनता है। यहां पर जैसे मैं ये कार्मिक वर्ड यूज कर रहा हूं तो बहुतों के जहन में ना लॉ ऑफ जजमेंट चल रहा होगा जी। बहुतों के जहन में ऐसा रहेगा कार्मिक मतलब पनिशमेंट। ऐसा नहीं है। कर्मा पेज, ये लाइनें आप बहुत सुनोगे। हाँ। तुमने मेरे साथ गलत किया, कर्मा पेज। हाँ। तो लोगों ने इसका महत्व और इसका मतलब बदल दिया। ट्रेंड बना दिया इसको। कर्मा कोई जज नहीं है, कर्मा कोई पनिशमेंट नहीं है। एग्जैक्टली। कर्मा वो अधूरा लेसन है जो आपकी सोल को एजुकेट करने आया है। ऐसे ही वो आपके बच्चे के रूप में, क्योंकि वो एक क्लोजेस्ट कनेक्शन होता है जो आपको समझ और सीख देता है, वो आपके बच्चे के रूप में आते हैं। अब वो बच्चे के रूप में क्या पेंडिंग लेसन लेके आए हैं, वो आपको विद द फ्लो ऑफ टाइम सीखना पड़ता है। जैसे कि कई बच्चे आपको बहुत ज्यादा प्यार लौटाने आए हैं, ये आपका पेंडिंग लेसन था। कहीं आपको पेशेंस सिखाने आए हैं, और वहीं कहीं आपको काइंडनेस रीपे करने आए हैं, जो आपने उस समय में उनके दोस्त, वाइफ, माता पिता, किस भी रूप में वो आपके साथ हो, आपने उनको दी थी। और कहीं आपको स्ट्रगल्स देके चैलेंज करने आए हैं कि आपको अभी और सीखने की जरूरत है। आपको क्या लगता है आप अपने बच्चों के विधाता हैं? आप अपने बच्चों के भाग्य विधाता नहीं, आप उनके सिर्फ गार्डियन हैं। आपको उन्हें सिर्फ सिखाना है जितनी विद्या आपके पास है, और उनसे सीखना है जो वो आपको सिखाने आए हैं। आप बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं, अभय जी मेरा बच्चा मुझे दुख दे रहा है तो क्या मैं रिग्रेट करूं, या मेरा बच्चा मुझे बहुत खुशी दे रहा है तो क्या मैं अभिमान करूं? ये दोनों ही गलत हैं, ये दोनों ही गलत हैं। यहां पर आपको अपनी सोल को अवेयर करना है, आपको अवेयरनेस की फिलॉसफी अपनानी है, पेशेंस रखने हैं कि मैं इस सिचुएशन को कैसे डील करूं। मेरी सोल एजुकेट करने का समय आ गया। आपकी जो सोल है ना, उसको एजुकेशन, एक लेसन मिलने वाली है। कर्मा इज एजुकेशन। वो कहते हैं ना, एवरी एक्शन हैज इट्स ओन रिएक्शन। तो आपने जो भी पेंडिंग कर्म किए थे, अच्छे या बुरे, वो इस रूप में आपके सामने आते हैं, वो आपका फल है उसका।
और इस जन्म में अगर आप नहीं सीखेंगे तो बार बार ये जीवन मृत्यु के रूप रंग से जाते चले जाएंगे। तो आज से पहले अपने बच्चों को ट्रीट करने से पहले, उन पे गुस्सा होने से पहले आपको 3 बार सोचना है, पॉज लेना है कि मैं कैसे डील। तो मुझे आमिर एक कर्म थ्योरी पे एक वाक्य याद आ गया। मेरे पास एक बहुत अच्छे मेरे मित्र हैं और किसी समय में वो मेरे क्लाइंट थे, लेकिन मित्रता हो गई मेरी उनके साथ। तो वो मेरे पास जिस समय में आए तो बोले, अभय जी मैं ना काफ़ी ज़्यादा परेशान हूँ, मेरे को एक चीज़ का उत्तर नहीं मिल रहा है और मैं बहुत जगह, बहुत दर, हर जगह भटक चुका हूँ कि मेरे भाई ने मेरे साथ ही बहुत गलत किया। उन्होंने अपने रियल ब्रदर को अपनी वाइफ के साथ एक बहुत गलत स्थिति में पकड़ लिया, बहुत ही शर्मनाक सिचुएशन में पकड़ लिया। और बोले आज तक मैं अपने भाई से बात नहीं करता उस बात से, लेकिन अभय जी वो फलता फूलता चला जा रहा है, झूठ भी बोलता है, फिर भी फलता फूलता चला जा रहा है। और मैं जो कि हमेशा सच के सिद्धांतों पे रहता हूँ, मेरे साथ इतना गलत हुआ, मैं अपने जीवन में ना ही पर्सनली ना ही प्रोफेशनली ग्रो नहीं कर पा रहा हूँ, पर्सनली भी नहीं कर पा रहा हूँ, प्रोफेशनली भी नहीं। और उस वाक्य के बाद से तो शायद ऐसा मान लीजिए कि लास्ट खुशी कब मिली है जीवन में यही नहीं पता है। तो समझाइए कर्म क्या है। तो मैं ठहरा एक रिसर्च एस्ट्रोलॉजर जी। तो मैंने उनकी जब कुंडली खोली, मैंने बोला ब्रदर आपकी कुंडली में तो एक पेंडिंग कर्म आ रहा है, आपको अपने ब्रदर का विवाह करवाना है, आप उनकी शादी के बीच में एक जोड़, एक समागम बनेंगे जिस वजह से उनको उनकी धर्मपत्नी मिलेगी। बोले अभय जी कैसी बातें कर दी, मैं तो उसकी शादी में जाऊंगा नहीं, आप कह रहे हो कि आप शादी करवा दीजिए। और ये जानने के बाद भी यही तो कर्म है मेरे दोस्त। आपके भाई बहन, आपके मित्र, आपके पेरेंट्स, ये सब एक कार्मिक लेसन सिखाने आए हैं, हमें वो समझना है। मैंने कहा आप कीजिए तो सही, आपका ये जब तक पेंडिंग कर्म फुलफिल नहीं होगा, आपकी सोल वो लेसन ही नहीं सीखेगी। आप देखिएगा कि इसके बाद आपके जीवन में क्या परिवर्तन आते हैं। बड़े ज़्यादा समझाने के बाद उन्होंने ये कार्य किया जी। उन्होंने ये कार्य किया और ये बात है 2021 की। उन्होंने कार्य किया, उन्होंने अपनी किसी रिलेटिव से अपने ब्रदर की बात भी करवाई, उनका विवाह। उससे पहले 3 बार उसका रिश्ता होते होते टूट गया, होते होते टूट गया। वो कहते समझ नहीं आ रहा भेजी क्यों हो रहा है। मैंने कहा क्योंकि आप मेरी बात नहीं मान रहे हो। कर्म आपको परमात्मा बार बार मौका दे रहा है, आप वो बात नहीं मान रहे हो। तो जब उन्होंने उनकी विवाह कराया, उनका शादी कराया, तो उनके ब्रदर को लगा कि शायद जो भाई है वो अब मान गया है। बट मैंने उनको बोला कि माफी, लेसन, ये आपकी सोल अवेकनिंग करता है, ये सबसे बड़ी चीज है। आप उससे आगे बढ़िए। आप नहीं बहुत ज्यादा अच्छा रिश्ता रखना चाहते हैं, ठीक है, बट अपने मन में कोई द्वेष मत रखिए। आपने कार्य करा दिया, अब आपका कर्म बैलेंस हो गया। आप मानिए आमिर, उनकी कंप्लीट लाइफ ही परिवर्तित हो गई। इतना ज्यादा स्पिरिचुअली अवेकेंड हो गए हैं वो कि खुशी, गम, सक्सेस, फेलियर इससे ऊपर आ चुके हैं। ये अलग बात है कि आज उनकी सैलरी 74 लाख है, उस समय में वो 18 लाख रुपए पे थे। अच्छा। और इंटेलिजेंट वो तब भी थे, ही वाज एन IITian, इंटेलिजेंट वो तब भी थे। तो यहां पर सबसे बड़ी बात ये आती है कि आपके कर्म कई बार आपके लॉजिकल माइंड के विरुद्ध जाते हैं। तो वहां पर आपको ये समझ सीखनी है कि मुझे अपने कर्म को बैलेंस करना है। फल तो मिलेगा, क्योंकि भगवत गीता में भी लिखा है ना, श्री कृष्ण कहते हैं कर्म करे जा फल की चिंता मत। और ये हकीकत है, अगर हमारे कर्म अच्छे हैं तो जीवन में सब कुछ हमें प्राप्त होगा। सर ये एस्ट्रोलॉजी से ज़्यादा ना, सच बता रहा हूँ, नॉलेजेबल पॉडकास्ट हो गया जी। हम प्रेडिक्शन पर लेकर बात कर रहे थे और आपने प्रेडिक्शन की ट्रुथ बताई, अवेयर किया प्रेडिक्शन को लेकर, जिस तरह से लोग डरते हैं, डराया जाता है। मेरे भी बहुत सारे पॉडकास्ट लोग देखेंगे, शायद लोगों के कमेंट भी हैं कि तू खुद ऐसे पॉडकास्ट करवाता है। लेकिन हमारा मकसद लोगों को अवेयर करना, चीज़ों को समझाना कि ज्योतिष आपको क्या बताता है। और ये पॉडकास्ट अभय खन्ना सर ने वो डीप नॉलेज आपको दी है ना, शायद कहीं और आपको नहीं मिलेगी। ये आमिर आपने बहुत बढ़िया बात बोली है। तो यहां पर ना एक और नया धंधा चल रहा है। हाँ। यहां पर जो एस्ट्रोलॉजर्स डराने का धंधा कर रहे हैं कि इस साल नॉर्थ ईस्ट में अगर आपने फ्लाई किया तो आप तबाह हो जाएंगे। हाँ। अगर आप बॉम्बे की तरफ जा रहे हैं तो आपका प्लेन क्रैश हो जाएगा, यानी कि क्या 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 बोल रहे हैं। और बाद में बोल रहे हैं जी कि अगर किसी को ऐसा लगता है कि मैं एज एन एस्ट्रोलॉजर डरा रहा हूं तो मैं डरा रहा हूं, लेकिन मेरा काम है अवेयर करना। अगर मैं नहीं बचाऊंगा तो कौन बचाएगा। और खुद ही दूसरे पल उनको कुत्ता काट गया। ये फैक्ट बात बता रहा हूं आपको, फैक्ट बात बता रहा हूं। अरे बाबा, एक बार में तुम बोल रहे हो कि मेरे पास एग्जैक्ट डाटा नहीं है। हाँ। ये डाटा कहां से लाते हो कि फ्लाइट बॉम्बे वाली जाके क्रैश हो रही है? ये कौन सा मुंडेन का पार्ट है? ये तो मैं भी नहीं जानता हूं कि कौन सा मुंडेन का पार्ट है। समझाइए तो सही कि यहां पर आपने मुंडेन में कहां से पकड़ा, कौन सी गणना करी है आपने ये वाली जिसमें आप ये बता रहे हो। और अगर बता रहे हो तो बचाया क्यों नहीं? बिल्कुल हकीकत। सबसे बड़ा सवाल तो वहीं क्वेश्चन मार्क है ना। आप जब बड़ी प्रिडिक्ट कर रहे हो, सॉल्यूशन तो है ना। फिर वो एस्ट्रोलॉजर ही क्या,
वो साइंस ही क्या जो आपको सेव ना कर सके। हाँ। आज आप मेडिकल साइंस के पास जाके दवा लेके आएंगे कि अगर वो आपको बोले जी आप ये क्रोसिन खा लीजिए, पैरासीटामोल खा लीजिए, लेकिन आपका बुखार नहीं ठीक होगा, खा लीजिए, तो आप बोलेंगे भाई मैं तेरे पास आऊं क्यों, वो तो मुझे पता ही है मुझे बुखार है, वो तो मैं ठीक हो ही जाऊंगा। या तो वो आपको बोले कि भैया इसको मैं मिनिमाइज करूंगा, ये एक झटका देके जाएगा, तो आप उस झटके के लिए तैयार रहना। एक बार ये 100 बुखार टच करेगा, उसके बाद ये खत्म होगा, मैंने आपको दवा दे दी है, तो आप कहोगे जी मैं तैयार हो गया कि एक बार ये 100 होगा, उसके बाद ये मिनिमाइज होगा। या वो आपको ये बात बोले कि लो ये दवाई ले लो, ये आपको होगा ही नहीं। हाँ। या वो आपको बोले कि भाई ये आपका ठीक नहीं हो सकता, आपकी जड़ में परेशानी है, आपको स्टेट चेंज करनी पड़ेगी, आपको यहाँ का वातावरण पोल्यूशन सूट नहीं कर रहा। इसी को तो आप साइंस बोलेंगे। तो ज्योतिष को उस विज्ञान के अंदर क्यों नहीं लिया जाता? ज्योतिष में ये क्यों बोला जाता है कि यहां पर बड़े वॉल्केनो आएंगे, बड़े भूकंप आएंगे, ना बचा पा रहे हो ना बता पा रहे हो कहां आएंगे। सिर्फ डरा पा रहे हैं, डरा दे, और डराने के बाद ये वाली लाइन बोल देते हैं कि भाई अगर हम डरा नहीं रहे, हम आपको अवेयर कर रहे हैं। आप अवेयर मत ही कीजिए तो मुझे लगता है बेहतर है। बिल्कुल सर। और लास्ट में मैं चाहूंगा मेरी ऑडियंस के लिए एक बहुत शानदार मैसेज दे दीजिए। आपने अभी तक तो बहुत सारे मैसेज दे दिए। देखिए मेरा यही मानना है कि आप जिस भी धर्म जाति जिसको भी आप बिलोंग करते हो, परमात्मा आपके मन में है। ये जातिवाद, ये लड़ाई झगड़े, कोई धर्म ये नहीं कहता है कि दूसरे धर्म का अनादर कीजिए और उससे झगड़ा कीजिए। खासकर सनातन तो ये चीज़ बिल्कुल नहीं बोलता है। हर किसी को रिस्पेक्ट कीजिए, और जहां पर भी आपकी कितनी भी आस्था जुड़ी हो, आपको बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ लग रही हो, अपनी फैमिली को सेव कर लीजिए। हो सकता है कि आप में वो फिजिकल शक्ति है कि आप उस भीड़ का सामना कर सकते हैं। आपके छोटे बच्चे, आपकी वाइफ, आपकी माता, शायद वो उसमें ना उस चीज़ को ना सहन कर सके। तो आप ऐसा समझिए कि शायद परमात्मा की मर्जी थी कि आज उनके दर से ही उनका आशीर्वाद मिलने वाला है आपको। भक्ति भावना आपके मन से होती है। अपने मन को स्वच्छ रखिए, परमात्मा को अपने जहन के अंदर रखिए। परमात्मा मतलब आपके अंदर की आत्मा। परमात्मा हर पल हर जगह आपके साथ है। जय श्री कृष्ण। बहुत शानदार। और जो लोग इस पॉडकास्ट को देख रहे थे, सर से अब बात करना चाहते हैं, समझना चाहते हैं कि एक्चुअल में ज्योतिष उनके लिए कैसे काम करेगा, तो डिस्क्रिप्शन में मैंने नंबर दे रखा, डिटेल्स दे रखे, स्क्रीन पे भी नंबर है, आप कनेक्ट ज़रूर कीजिएगा। पता चलेगा अभी तक क्या गलतियां करी थी और अब किस ट्रैक पर आपको